नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है संगीत जगत के बेताज बादशाह हिमेश रेशमिया की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। बहुत लोग दिनों से देख रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि कभी तो आपकी झलक दिखाई देगी। तो हमारे दर्शकों को आपने आज झलक दिखाई, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपका गाना जो है ना वहीं से मशहूर हुआ ना। कौन सा गाना था वो? म्यूज़िक में तो मेरी शुरुआत प्यार किया तो डरना कैसे हुई है। सलमान खान। सलमान खान ने मुझे ब्रेक दिया एज म्यूज़िक डायरेक्टर, और उसके बाद सिंगिंग में आशिक बनाया से हुई। उसके बाद फिर अक्सर में झलक भी आया है या सुरूर किया है, तो मैंने। पर जिस तरह से गाना आप गाते हैं उस तरह से बोल नहीं रहे। आपकी आवाज़ में तो बहुत दम है गाने में, लोग एकदम सारे नाचने लग जाते क्या हैं। है ना प्रभु जी, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके सामने कुछ भी बोलने के लिए अभी मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। नहीं, मैं तो इसलिए आपको, मैं तो आपके जिस पे आप गाने सुनते हैं लोग झूम उठते हैं, सब नाचने लग शुरू कर देते हैं, तो देखना चाहता हूँ ना वो रेशमिया कहाँ है। ये तो बिल्कुल बट डर मैं के। बहुत वैसे भी कभी भी अपने वीडियोस में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपने मुझे देखा होगा, कभी लाउड, मैंने लाउड कैरेक्टर, बेसिकली लाउड कैरेक्टर तो नहीं हूँ, बट नहीं, म्यूजिक आपका थोड़ा लाउड है ना। म्यूज़िक आपको लगता है मेरा म्यूज़िक लाउड है? रियली सच सच नहीं, बताइए। वो जो आप गाना गा रहे हैं, झलक दिखला जा जरा। देखिए, कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन लाउड का नेगेटिव मीनिंग नहीं लीजिए आप। लाउड ये एक तो बट कॉम्पोजिशन लेवल पे डेफिनेटली एक बहुत ही सिंपल मेलोडी को मैंने रिदम में थोड़ा एग्रेसिव ज़रूर किया है। कहीं ना कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सच है, और रिदम और ऑर्केस्ट्रेशन मैंने बहुत ही मॉडर्न और बहुत कंटेम्प्रेरी और अपबीट रखा है, और मेलोडी जो है वो डेफिनेटली मैंने जो अपने पिताजी से सीखा है। आपके पिताजी भी संगीत में थे। हाँ, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शंकर जयकिशन जी के साथ वो बहुत लीडिंग म्यूजिशियन थे। म्यूजिक आपके खून में है बेसिकली। म्यूजिक में ना, जब जब आपने, मैं जिस झलक की सारी बात की, क्योंकि गुजराती हैं आप, तो वहाँ जो उसकी एक चर्चा है वहाँ की, जब आप ये झलक दिखला जाए तो भूत आ जाते हैं वहाँ पर। इस बात पे मैं तो क्या, कोई भी आदमी क्या कमेंट करे, क्या क्या कहूँ मैं। एक weird स्टोरी है ये। तो आई रियली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, और आई डोंट हैव एनी कमेंट्स टू। लोग जब गाना शुरू करते हैं वहाँ पर भूत आने शुरू हो जाते हैं, तो उस गाने में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को ये लगा कि पता नहीं, वो एक रूमर वहाँ जो एक स्प्रेड हुआ, फिर तो बाकी गाना वहाँ पे आई थिंक जो एक पर्टिकुलर चैनल की क्रू गई थी उसने वहाँ चला के भी देख लिया, यहाँ तक कि वो लोग छानबीन करने चले गए थे, और भूत नहीं आया। तो एक रूमर है, एक स्प्रेड हो गया, एक और यहाँ पे हिंदुस्तान में एक मास हिस्टीरिया। जिस तरह गाने आप गाते हैं, आपको क्या लगता है ये आपकी छाप, ये यूएसपी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि इस तरह के पॉप एंड कन्वेंशनल म्यूजिक में यूएसपी, तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली वेरी वेरी मेलोडियस compositions, राग बेस्ड compositions, but simplified so that the common man can identify with it, but with a very very contemporary orchestration, and ऐसा संगीत जो रोमांस में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रोमांस या प्यार या इश्क या मोहब्बत एक यूनिवर्सल इमोशन है जो एक कॉमन मैन को सबसे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन देता है। तो ये जितने भी गाने चले हैं वो डेफिनेटली आपको एक रोमांस के जॉनर को एक्सप्लोर। आप मेलोडी की जैसे बात करें, एक बार अगर आप सुनाएं हमारे दर्शकों को, झलक दिखला जाए जरा, 2-3 झलक तो झलक दिखला जा, झलक दा जा, एक बार जा 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 जा, एक बार जा 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 जा। इसमें जो आपने गाया कि झलक दिखला जाए एक बार आ जाए, तो मेलोडी इसके पीछे जो आपने कंपोज, जैसे ट्यून आप ही ने कंपोज की है ना इसकी, तो लिखा किसने फिर ये सब? लिखा समीर जी ने। हाँ, तो मतलब आपने पहले कैसे सोचा कि ये इस तरह की ट्यून बनानी चाहिए? कोई भी कॉम्पोजिशन मैं आपको बहुत सच कहूँगा कि मैं प्लान नहीं करता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ कंपोज करने के लिए तो मैं सरस्वती माता को याद करता हूँ, क्योंकि गॉडेस सरस्वती के डिवाइन इंटरवेंशन के अलावा मैंने कंटिन्यूसली अच्छे से अच्छे कॉम्पोजिशंस करना रियली बहुत मुश्किल होता है। और मैंने
मैं उनको याद करता हूँ। 27 हिट फिल्म आपके गाने हैं सर, 29 हो गए आप तो कंटिन्यूसली आप हिट करते ही चले जा रहे हैं ना। देखिए एक जैकपॉट हिट कर रहे हैं आप तो। म्यूजिक एक डिवाइन एक कनेक्शन है, तो वो मैं ऑलवेज आई जस्ट प्रे टू गॉड कि भाई एक ऊपर से एक ऐसी ब्लेसिंग्स आती है उसके बाद कि भाई जहाँ से कॉम्पोजिशंस आपके यू स्टार्ट फीलिंग, एंड वंस यू स्टार्ट फीलिंग आप एक धुन को, एक कुछ चीज़ों को, कुछ इमेजेस को इमेजिन करते हो, एक सुरूर में जाते हो और एक गाना आपके सामने शेप लेना शुरू करता है। और उसके बाद देन आई टॉक टू माई लिरिक राइटर कि भाई इसमें इस किस्म का हुक होना चाहिए, इस किस्म का होना चाहिए, इस एंगल ऑफ रोमांस को हम डिपिक्ट करेंगे इस गाने में। गाने में अगर पेन है, गाने में अगर किस किस्म का माने या दर्द है, दर्द और बहुत ही अपबीट रिदम का गाना है, या फिर गाना ऐसा है जो बहुत ही सॉफ्ट मेलोडी है, या गाना एक फन सॉन्ग है, तो उस हिसाब से फिर लिरिक्स के जो कंपोज करते हैं म्यूजिक आप, जो आपके काफ़ी सारे, क्योंकि आप एल्बम भी अलग से करते हैं और म्यूजिक आप फिल्मों के लिए भी बनाते हैं, तो जो डायरेक्टर जो आता है आपका, जो भी वो डिसाइड करते हैं किस तरह का म्यूजिक चाहिए? नहीं, मेरा थोड़ा सा सिस्टम काम करने का ये है कि फिल्म में जो 2-3 डेफिनेट सिचुएशनल गाने होते हैं वो तो मैं डायरेक्टर के साथ मिलकर आई ट्राई एंड कंपोज कि भाई उनकी सिचुएशन को समझकर, तो वो डेफिनेटली उस फिल्म के लिए के मुताबिक ही मैं फिर लिरिक राइटर के साथ बैठ के कंपोज करके उनको सुनाता हूँ। और 3 या 4 जो रोमांटिक गाने होते हैं, बिकॉज हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रोमांस के अलग अलग जॉनर्स हैं, लेकिन गाना तो माने ऐसा नहीं है कि जॉनर्स होते हैं। हाँ, माने दर्द का, फन का, पेन का, खुशियों का, जो भी माने आप उसके अलग अलग जो अंदाज होता है कि भाई एक ही चीज को अलग अंदाज से बयान किया जा सकता है। प्यार को जो आपने एक्सप्रेस करना है, उसके अलग अलग दर्द से भी कोई आदमी बहुत सीरियसली दर्द वाला भी कुछ मेरा ये दर्द वाला एक इमेज बन गया, लेकिन कितनी बार लोगों ने मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाना दर्द वाला है, तो मैं अगर उसमें अगर एक वीडियो कर रहा हूँ तो मैं उसको हंस कर तो नहीं दे सकता। तो उसी तरह मैं अपने स्टॉक के कुछ 1000 गाने बना चुका हूँ, 2-3 गाने रोज कंपोज करने की कोशिश करता हूँ और फिर अपने डायरेक्टर्स को सुनाता हूँ, उनको ऑप्शंस देता हूँ, और then which I am very satisfied with the compositions, I give them an option and they even select, and sometimes they tell me to compose just for their film, तो मैं वो भी करता हूँ। तो it's like a mixed bag actually। नहीं, आप प्रेफर क्या करते हैं? आपको लगता है कि दर्द वाले जो गाने हैं वो आपकी जो गाने की तरीका है उसमें ज़्यादा फिट बैठते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये समझता हूँ दर्द वाले गाने सुरूर में जो एक गाने हैं, वो जो पहले एल्बम में अभी 3 गाने जो बहुत मशहूर हुए वो दर्द वाले हैं। तो अभी आई लव यू सयूनी जो आया है चौथा, वो बिल्कुल फन सॉन्ग है। तो मेरा कोई भी एल्बम, तो दोनों एक ही एल्बम में डिफरेंट किस्म के आपने हर नहीं, उसमें आगे और भी बहुत सारे अंदाज है। माने एक बहुत ही और बहुत फन लविंग सॉन्ग है, माने जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं है, एक बहुत ही फोक बेस्ड डांस मिक्स है। तो इट डिपेंड्स। इवन फिल्मों में भी जितने मैंने गाने किए, आशिक बनाया में दर्द था, तो आपकी कशिश में दर्द था, तो उसी के साथ झलक वाज इफ यू कैन से इट वाज मोर ऑफ अ सेलिब्रेशन सॉन्ग, मोर ऑफ फन सॉन्ग। आशिक बनाया आपने एक किस्म के अलग से था जी, सूफी रॉक में उसमें इट वाज अ डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक। मेरा फेवरेट सॉन्ग वही है। जरा आप फिर मैं सुनूंगा आपसे वाला। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, तेरे बिन सूनी सूनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन बिन असर मेरी आहें, तेरे बिन आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। इसमें देखा मैंने एक चीज, आप उसमें कहा कि आजा आजा, इसमें बताया आशिक बना तेरे बिन। किसी की इंतजार लगता है आपके हर म्यूजिक में, ना लगता है किसी की आपको इंतजार है, कोई आपकी महबूबा कहीं छुपी बैठी है जिसके ऊपर आप बनाते रहते हैं। अच्छा, क्या ये सच है? क्या ये बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन मैं आपको हर जगह कोई ना कोई याद छुपी हुई है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए, आपने ऐसा है ना, यहाँ मेरी पोल खोल दी है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने जो मेरा तरीका है म्यूजिक को एक्सप्रेस करने का, वो ये है कि कहीं ना कहीं हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया। एवरीवन हैज फॉलन इन लव एटलीस्ट वंस। तो आपने एक बार किया? तो फाइनली जब एक हर इंसान ने जब कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, तो वो याद हमेशा वो ढूंढता है, चाहे वो उसके साथ हो उसकी महबूबा, चाहे ना हो। तो वो डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक के बारे में मैं यही बात जो आपसे कह रहा था कि कहीं ना कहीं वो गानों में, वो नोट्स में, वो डिविनिटी में, वो वर्ड्स में सब ले आता है। वो मैं कोशिश करता हूँ। ये आप इल्ज़ाम कह लीजिए,
डेलिब्रेट अटेम्प्ट कह लीजिए, कॉन्शियस एफर्ट कह लीजिए, ये है कि वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन से उसे बार बार वो सुनने का दिल करता है, और मैं उसे एक तरह की एक खुशी दे रहा हूँ कि वो अपनी महबूबा को याद करे, तो उसमें कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ इतनी गलत बात मैं करता हूँ कि एक थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट है कि हाँ यार, किसी के इमोशंस को झंझोड़ दो। मतलब आप अपने म्यूजिक के द्वारा किसी को ना किसी को कोई मैसेज भेजना है, किसी न किसी के, मुझे लग रहा है कि मेरे म्यूजिक के जरिए वो किसी न किसी को मैसेज भेज सकेगा। अच्छा, आप उनको पहले आप भेज रहे हैं, फिर आपके द्वारा दूसरे लोग भेजते चले, जिन जो दर्द आपका है वो बाकियों का दर्द भी वही हो जाता है। मेरा दर्द मैं आपसे बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं हिमेश रेशमिया से। रेशमिया जी, आप बता रहे थे ना कुछ याददाश्त होती है, कोई ना कोई प्यार होता है जिसको आप बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, और उसी के माध्यम से आप एक देते हैं लोगों को भी। आप भी मेरा ये तरीका यूज करिए अपनी महबूबा तक पहुंचने के लिए। एक ऐसी बात है कि आइडेंटिफिकेशन, मैं उस मोमेंट पे जब एक गाना को कंपोज करता हूँ तो मैं ये डेफिनेटली फील करता हूँ, या तो समीर जी या कोई जो भी मेरे लिरिक राइटर हों, उन्होंने अगर मुझे कोई एक लाइन दी है तो वो उस लाइन के हर शब्द का जो एहसास है उसको मैं ज़रूर फील करने की कोशिश करता हूँ, और वो मेरे गाने में, सिंगिंग में भी, म्यूज़िक में भी वो आएगा ही। अब तेरे नाम जब मैंने किया था, या आशिक बनाया, या ये जितने भी, तो वो कहीं पे भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस गाने के जो बोल हैं उनको समझे, और उसकी मेलोडी उस लेवल पर, माने सिलेक्शन ऑफ नोट्स उतने हाई स्टैंडर्ड के हों, राग बेस्ड कॉम्पोजिशन में वैसे ही डिविनिटी होती है, तो और सब स्टैंडर्ड और टपोरी लिरिक्स वाले मैं गाने मैंने किए नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा ज्यादा नहीं लेते ना? मैं ज्यादा अपनी आवाज का सहारा लेता हूं। हाँ, क्योंकि कई आपके दोस्त हैं जिनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा होते हैं, आवाज कम होती है इसके अंदर, तो आप अपनी आवाज ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। दिखाने की तो मैंने देखिए, और अगर आप देखिए सिंगिंग, आप जो कह लीजिए, लेकिन सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है कि आई वॉज सपोज टू स्टार्ट ऑफ विथ अ वेरी बिग डायरेक्टर जिनको मैंने कमिट किया था, बट आशिक बनाया में आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अ फ्रेश वॉइस जो मुझे मिल नहीं रहा था, एंड देन व्हेन आई डिड द क्यू ट्रैक के शूटिंग के लिए मैं क्यू ट्रैक कर लूँ, तो द डायरेक्टर टोल्ड मी कि नो, आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस वॉइस, और वही वॉइस को फिर फाइनली। आपने शुरू कैसे किया ये बचपन में से? आपने आज 13 साल 15 साल की उम्र में शुरू किया आपने? 12-13 साल की उम्र से मैं कंपोज करता था, और डैडी ने बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद 15-16 साल की उम्र में आई डिसाइडेड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, बिकॉज मेरे डैडी ने एक लो बजट फिल्म भी बनाई थी, तो मैंने सलमान भाई को साइन किया इन 89 व्हेन आई वाज अबाउट 15-16। वो फिल्म बनी नहीं, सलमान भाई बिकेम अ सुपरस्टार, और मुझे उन्होंने वादा किया था कि मैं तुझे ये जो गाने बनाए मैं तुझे ब्रेक ज़रूर दूंगा, और वो ब्रेक उन्होंने प्यार किया तो डरना कैसे फुलफिल किया। उसके पहले मैंने कुछ सीरियल प्रोड्यूस की, वो सीरियल काफी चली, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, और उसके बाद म्यूजिक के कई गाने आए, तेरे नाम आया, हमराज, ऐतराज, और इंडस्ट्री के कई लोगों का, माने मैं नाम लूँगा तो नाम कम पड़ जाएंगे, उतने लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, और वो सब ने मुझे, माने एक से एक लोगों ने एंजल्स ऑफ गॉड की तरह हेल्प किया, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके बाद सिंगिंग का ये हुआ, और सिंगिंग का दौर जो शुरू हुआ वो आशिक बनाए से शुरू हुआ, और वो सक्सेस मिली। उसके बाद ये वीडियोस बने जो भूषण कुमार जी ने बनवाए, और मेरे दोस्त प्रशांत चड्डा जी ने डायरेक्ट किए, और ये लोग वीडियो में मैंने आप देखा, वीडियो में आप खुद ही एक्टिंग करते हैं? नहीं, एक्टिंग नहीं, वीडियो तो मैं अपना गाते हैं उसी के अंदर, वीडियो के अंदर, पर वो तो एल्बम का जो होता है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की तरह, तो रॉक आर्टिस्ट का एक किस्म से वही एक इमेज बन जाता है ना, कि आप गा भी रहे हैं उसके ऊपर एक्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ, माने जो हमारे वीडियो का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं। फिल्म में हिमेश रेशमिया तो पहले रॉक स्टार टर्न की वजह ना, जो आपने ये भी दाढ़ी रख लिया, आपने ये कैप पहनी, तो इसके पीछे कोई क्या खास फिराद है? ये भी किसी को याद कराना कि मेरी पर्सनैलिटी अलग से है, आ जा भाई आ जा। सर, आपको मैं सच्चाई बताऊं कि मैं ऑनेस्टली टैलेंट से ज़्यादा डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो आपसे इतना काम करवाती है, इतना सुपीरियर काम करवाती है क्रिएटिवली। आज जब मैं अपने काम को देखता हूँ, या मैं आगे जो कंपोज कर रहा हूँ, या आने वाली जो 20-30 फिल्मों में मेरा आप काम देखेंगे, तो रियली मुझे जो जॉब सेटिस्फैक्शन हुआ है आज, जो मेरे डैडी ने जब सुना तो वो बहुत खुश हो गए, और आगे भी जो काम हो रहा है, वो जो हो रहा है वो एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ, वो एक डेस्टिनी और एक डिवाइन इंटरवेंशन का कोई फोर्स है जो मुझसे करवा रहा है, और हर इंसान के साथ यही होता है, और वो जब तक ब्लेसिंग्स मेरे साथ है तब तक वो काम ज़बरदस्त होता रहेगा और लोग पसंद करेंगे। जिस दिन वो नूर हटा, तो वो नूर ना हटे, उसके लिए सच्चाई ये है कि आपको अपने कर्म
ठीक रखने चाहिए, और ये मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं, सिखाया, ये मेरी फिलोसॉफी है लाइफ। ये और फिर ये आप क्या है? दाढ़ी कह लो, फिर आप ये कह लो, ये सब तो उसके एक पूरे के पूरे इस जो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, जो सक्सेस मिल रही है, उसका एक ये निमित्त हो रहा है कि भाई ये किसी ने बोल दिया ये रख लो, ये लुक रख दिया, ये हिट हो गया। बट सच्चाई ये कि वो फोर्स मेरे पे वर्क कर रहा है जो मुझे बेस्ट काम करवा रहा है, और इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया और आपने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं नहीं, मत ये दाढ़ी और इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको किसी को एक अपनी पर्सनालिटी दिखानी है। नहीं, दाढ़ी के लिए क्या पर्सनालिटी नहीं, दिखाऊं दाढ़ी मैं? बड़ी, तो दाढ़ी से बड़ा सेक्सी होता लगता है आदमी हाँ, के अंदर। लेकिन दाढ़ी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एक लुक है, और एक ये लुक लुक के पीछे क्या है? डस्ट नहीं है सिर्फ, आपको लगता है? प्रशांत चड्डा ने मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, जिसने मेरे ये लुक डिजाइन किया, ये लुक वर्क कर गया। और लोग तो आपके गले के आशिक हैं। हाँ, लेकिन मैं अगर आप देखें, शक्ल के आशिक क्यों बनाना चाहते हो आप? बट मैं कहाँ बना रहा हूँ प्रभु जी, आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कभी भी, आपको लगता है एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया वीडियो बनाने को? मैंने भी नहीं कोई किया। मैं देख रहा हूँ इतनी ये गुठिया पहन रखी है आपने, सोने की बजाय पता नहीं क्या पहन रखी है। ये किस लिए 3 दिन पहन रखी है? ये भी किसी आजा आजा की बात है क्या? देखिए, ये अंगूठी जो है, ये तो एस्ट्रोलॉजिकली, देखिए मैं भी आम आदमी हूँ, ह्यूमन इमोशंस मुझे भी उसी तरह टच करते हैं जिस तरह आपको मैं टच करते पहनता नहीं होंगे। अंगूठी को। आपको नहीं, लेकिन दर्द आपको भी होता होगा, हंसी आपको भी आती है, खुशी आपको भी मिलती है। ये अंगूठियां दर्द की निशानी है? अंगूठियां दर्द की निशानी नहीं है। आप जो अच्छा ठीक है, अंगूठी की मैं आपको बात बताऊं। हाँ, इसका सीक्रेट क्या है? हाँ, तीन मैं अंगूठियां। सीक्रेट बताता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजिकली मुझे कुछ स्टोन्स, जैसे मैं कुछ बिलीव करता हूँ, और जो बिलीव करता हूँ उसमें हमारे गुप्ता जी हैं, जिन्होंने जिनको मैं बहुत मानता हूँ और एस्ट्रोलॉजिकली मुझे बहुत गाइड करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप पहनिए, और मुझे उसके बाद ज्यादा सक्सेसफुल हुए गाने आपके? और डेफिनेटली मतलब अच्छी, इस देखिए लुक अच्छी और दुआएं, अंगूठी से जो आप पाना नहीं, लुक चाहते और थे। दुआएं, ऐसा देखिए, जब दुआएं अगर मेरे साथ है तो वो लुक ऐसा हो जाएगा कि वो सुपर हिट हो जाएगा, गाने ऐसे बनेंगे जो कमाल होंगे, क्रिएटिवली अवार्ड्स, जूरी अवार्ड्स मिले, पॉपुलर अवार्ड, वो सब देखिए क्या हो क्या रहा है। आप अगर गौर से देखें तो वो हो रहा है कि वो एक डिवाइन फोर्स है जो मुझे हेल्प कर रहा है अच्छा काम करने के लिए। आई एम वर्किंग 18-19 आवर्स अ डे। शायद ह्यूमन लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं डिलीवर कर रहा हूँ। आप तो पुराने जहाँ गाते हैं, आप देखिए पुराने जमाने में क्या होता था कि म्यूजिक जो गाने वाले थे लोग थे, या म्यूजिक करने वाले थे, जो मशहूर नौशाद है, ये काफी साल तक चलते थे। फिर मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, ये किशोर कुमार। आजकल के सिंगर जो है ना, ये तो दूध का उबाल आता है ना, आए और चले गए। करेक्ट, हाँ। तो क्यों ऐसा क्यों है? बट सर, अगर 10-10 साल अभी भी मोहम्मद रफ़ी अभी भी हम लोग जाते हाँ, हैं। बट सर अगर आप देखिए, म्यूजिक में भी जब मैं आया था तो मैं 98 में आया, तो मैं 2006 8 साल तो मुझे म्यूजिक में भी हो गए। तो मुकेश साहब और मोहम्मद रफ़ी तो 30 साल आप तक। लोगों की अगर दुआ रही तो मैं रहूंगा, और मैं खुद ये मानता हूँ कि यहाँ मैं तब तक टिकूंगा जब तक आई ट्रीट एवरी फिल्म एज माई फर्स्ट फिल्म, एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जब ये हिट काम किया है ये तो टेम्पररी as a म्यूजिक नहीं है आप लोगों का, जो रॉक म्यूजिक होता है, ये पॉप Correct. म्यूजिक है। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये एक दौर है। बट मैं अगर आप देखें तो मैंने वर्सिटैलिटी में वही कोशिश की है कि मैंने एक तरफ एक इंडियन क्लासिकल बनारस की, एक सेमी क्लासिकल तेरे नाम की, एक पॉप में मैंने प्यार क्यों किया, जस्ट चिल, इस तरह का म्यूजिक किया। तो सूफी रॉक में जो बहुत ही डिवाइन संगीत होता है उसको मॉडर्नाइज करके आशिक बनाया, टॉम डे का आपका शुरू चाइना टाउन की, और आगे अब वर्ल्ड म्यूजिक में कुछ कर रहा हूँ, उसके साथ इंडियन तो फ्लूट मतलब आपका ऑडियंस जो है एक बच्चे, और बच्चे लोग नहीं है 15 से 20-25 साल वाले, यूनिवर्सल, आपकी यूनिवर्सल अपील का। तेरे नाम तेरा बनारस, नाम तो फिर बनारस। आप में ये है कि आप म्यूजिक भी करते हैं, सिंग भी करते हैं। जी सर। तो आप आर.डी. बर्मन बनना चाहते हैं या किशोर कुमार बनना चाहते हैं, जो गाते भी थे और एक्टिंग भी सबसे करते पहले थे, मैं एक एक्टिंग भी करते थे। अच्छा इंसान बनना चाहता नहीं, हूँ। वो बुरे इंसान तो नहीं थे दोनों। नहीं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। वो तो हैं आप। ये मेरी फिलोसॉफी है। सेकंड थिंग, मैं एक क्रिएटिवली किसी भी तरह एक सुपीरियर प्रोडक्ट जब मेरा काम बाहर आए, वो बाहर लाने की कोशिश करना चाहता हूँ, वो चाहे सिंगिंग में आए, म्यूजिक में आए, किसी भी तरह आए। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेटर माई सेल्फ एवरी डे, वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज फाइनली जब तक वो रहेगा, जब तक माने तब तक है, वरना। आपके रोल मॉडल कौन है म्यूजिक डायरेक्टर पिछले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर.डी. बर्मन जी, शंकर जयकिशन जी, और आप बड़े बैनर्स के साथ काम क्यों नहीं करते अभी तक? बिल्कुल। देखिए, सारे बड़े बैनर्स तो मेरे साथ अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं जितने नाम ले लूँ सब कर रहे हैं, 30-35 फिल्में कर रहा हूँ। 4 बैनर्स जो हैं, जो चोपड़ा था, जौहर, यश चोपड़ा साहब, करण जौहर साहब, आदित्य चोपड़ा साहब, सूरज बरजातिया साहब, संजय लीला बंसाली, इनके साथ नहीं, इनके साथ खास प्रॉब्लम है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे वो लोग काम देंगे। कोई अच्छा सा उनके लिए गाना सुना दीजिए जिसपे आपके ऊपर आशिक हो जाए, तो वो सुन लें और आपको बुला लेंगे, जो आपका फेवरेट गाना हो। दिल की
सुर्ख दीवारों पे दिल की, सुर्ख दीवारों पे, दीवारों पे नाम है तेरा, तेरा 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 नाम है तेरा, तेरा। ये किसका नाम लिखा आपने दिल की दीवारों पर, ये तो हम फिर एक बार आपसे कभी पूछेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज।